डियर स्टूडेंट्स, आदित्य ज्ञान मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और इससे पहले एक वीडियो हो चुकी है जिस पे हमने बेसिक्स संख्याओं के बारे में बताया था। उसमें वीडियो के लास्ट में बताया था भाज्य एवं अभाज्य संख्याएं। तो आज हम लोग इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज करेंगे 1.1, जिसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये सभी के सभी भाज्य संख्याएं हैं और इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य संख्याएं ही इसके गुणनखंड होने चाहिए। तो इसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट क्या है, लेट अस सी नाउ। फर्स्ट पार्ट है 140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। 140 के, तो देखिए 140 बड़ा सिंपल नंबर है, जो कि लास्ट में जीरो अगर है, अंत में इकाई का स्थान अगर जीरो है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 का पहाड़ा 14 में कितनी बार जाएगा? 7 बार। जीरो बच रहा है। 70 भी आप जानते हैं 2 से विभाजित हो जाएगा। ओके, 70 भी 2 से विभाजित हो जाएगा तो 35 आएगा। 35 आपको आप जानते हैं कि 5 से भाग हो जाएगा। 7 और 7 ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 140 के अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये हमने 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर लिया। देखिए, कल याद होगा पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, आगे और बढ़ेंगे तो 17, 19, 23, ठीक है, 29, ये सब अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य गुणनखंड का मतलब जिस भी संख्या का हमको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, इन्हीं संख्याओं से हम लोग भाग करेंगे। ठीक है ना? तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? ये आया 140 के अभाज्य गुणनखंड। अब सेकंड है 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो एग्जैक्टली इसी तरह से ये है कि देखिए, गुणनखंड में अगर जिस बच्चे का भाग कमजोर है, भागफल कमजोर है, भाग देना तो उसे चाहिए कि प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। भाग ही है ये, मौखिक भाग होता है गुणनखंड काटना। चलिए देखते हैं 156 के अभाज्य गुणनखंड। 156 जानते हैं कि 2 से भाग होगा, क्योंकि जब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, 10 होता है तो सॉरी, और 0, 2, 4, 6, 8 ये होता है, तो वो 2 से विभाजित हो जाता है। तो 2 से देखिए, 2 से भाग करेंगे तो 2 सते 14 भाग है ये। 2 अठे 16, फिर 2 से भाग हो जाएगा। 2 तिया 6, 2 9 18। अब आप देख सकते हैं 3 से भाग हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 जानते हैं अभाज्य संख्या आ गई, तो ये सिर्फ 13 से ही भाग होगी। 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने 156 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिया, जो कि क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये 156 के अभाज्य गुणनखंड है। एग्जैक्टली इसी तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड नेक्स्ट संख्या, जो नेक्स्ट पार्ट दिया है, कौन सा दिया है? थर्ड पार्ट दिया है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट के अभाज्य गुणनखंड देखे जाए। ओके, थर्ड पार्ट में जो संख्या दी हुई है वो क्या दी हुई है? ध्यान दीजिए, 3825, 3825। ठीक है, देखिए एक विभाज्यता का नियम होता है 3 से। ये संख्या 3 से भी कटेगी, लेकिन अमूमन बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में एक कहा जाता है कि अगर किसी भी बड़ी से बड़ी अंक हो, लास्ट में आखिरी में इकाई का अंक यदि 0 और 5 है तो वो 5 से जरूर विभाजित हो जाएगी। तो ये 5 से विभाजित हो रही है। एक और रूल है कि अंकों को जोड़ लीजिए। क्या काम है? अंकों को जोड़िए। 5 2 7, 8 7 15, 3 18। अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये 3 की विभाज्यता का नियम है। क्या कहा? अंकों को जोड़िए। 5 2 7, 8 15 और 3 18। 18 3 से विभाजित है, 3 छुके 18, तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन अमूमन बच्चे अगर देखा कि आखिरी में 5 है तो निश्चित है कि ये इकाई का अंक अगर 5 है तो 5 से विभाजित हो जाएगी। तो 5 से भी इसको विभाजित कर सकते हैं कि 5 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 से विभाजित कर सकते हैं
चलिए 3 से विभाजित किया जाए इसे। 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। ठीक है, फिर उसी तरह से देख लीजिए, योग करके 7 5 12, 2 14 1 15, फिर 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 चौको 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर से ट्राई कर लीजिए। अब नहीं होगी 3 से ये, क्योंकि 5 और 2 7 और 4 11 अंकों को जोड़ रहे हैं तो 11 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 3 से विभाजित नहीं होगी। तो 5 से विभाजित तो होगी, क्योंकि इकाई का अंक कितना है, 5 है। तो 5 बट्ठे 40, 5 25, फिर 5 से हो जाएगा 5, 5 एकम 5, और आप देख सकते हैं कि 3 5 सत्ते 35 और 17 क्या आ गई, अभाज्य संख्या। तो ये आ गया। इसका मतलब 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो आया, देख लीजिए, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 17। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 3825 का भी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट जो नंबर दिया हुआ है वो दिया है 5005। ओके, 5005 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करना है, उसे भी देखा जाए। क्या लिखा है, देखिए 5005 कौन सा पार्ट है, चौथा पार्ट है। 5005 देख लीजिए, 5 से तो विभाजित हो जाएगी। 5 एकम 5 0 0, फिर 5 आया। अब देखिए ये, देखिए 3 से विभाजित नहीं थी, 2 से विभाजित नहीं थी, 5, उसके बाद अब 7 के लिए देखिए, 7 से, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौको 28। देखिए सॉरी, यहाँ एक बचेगा बेटा, बच्चों यहाँ एक बचेगा, गलत भाग हो गया था, यहाँ एक आया, 5 एकम 5। अब देखिए ये हम लोग किससे भाग करें, 7 से। 7 एकम 7, 3 0, 7 चौको 28, 2 1 और 7 यहाँ 21। अब देखिए क्या ये 7 से कटेगी, नहीं कटेगी। अगली जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है, 11 है, उससे भी ट्राई कर लीजिए। यस, देख लीजिए, 11 एकम 11, 3 3 11 3 33 और 13 खुद अभाज्य आ गई, तो 13 से भागो। इसका मतलब ये हुआ कि 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड आए वो 5 गुणे 7 गुणे 11 और गुणे 13, ये अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुई। तो इस तरह से हम लोगों ने 5005 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब लास्ट संख्या दी है, सभी के आप देख रहे हैं जो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम लोग इनके अभाज्य गुणनखंड ही प्राप्त कर रहे हैं। अब आखिरी की संख्या है जिसका हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करना है। इसमें एक बात और सलाह देंगे बच्चों को कि जो विभाज्यता के नियम है, जो कि 8th क्लास में 7th क्लास में पढ़ा है आप लोगों ने, 7th 8th क्लास में, 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम, 4 से भी इवन दिया हुआ है, उन लोगों को 6 में मिलता है, और 7 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम, 9 से भी विभाज्यता का नियम होता है, 11 का भी होता है, 13 का भी होता है। ओके, तो इन विभाज्यता के नियमों को अगर आप पढ़ के गुणनखंड काटें तो और अच्छा रहेगा। देखिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं, कौन सा, 7429 का, 7429। जब इसमें सभी विभाज्यता का नियम लगा लेंगे तो ये 2 से भी विभाजित नहीं है, 3 से नहीं है। ठीक है, इस नंबर्स को थोड़ा सा, चूंकि एनसीईआरटी बुक का है तो थोड़ा ध्यान रखना है। सारे विभाज्यता का नियम 7 का, 8 का, 9 का, 11 का, 13 का ये नहीं लगेंगे, डायरेक्ट ये भाग होगा। अब भाग करेंगे 17 से, ये 17 भी अभाज्य है। तो हम चूंकि अभाज्य गुणनखंड काट रहे हैं तो 2 से देखेंगे, 3 से देखेंगे, 5 से देखेंगे, 7 का देखेंगे, 11 का देखेंगे, 13 का देखेंगे, नहीं विभाजित है ये। तो अगली जो अभाज्य संख्या वो कौन सी, 17। देखिए 17 से जब भाग करेंगे तो 17 का 17 चौको कितना हुआ, 68, 6 और 2 बचेगा। अब 17 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 17 तिया 51,
आप देख रहे हैं 51 जब लिखेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 1 और 1 11 और 9। आप जानते हैं 17 के पहाड़ा में आता है 17 सते 119। ठीक है, पहाड़ा भी 10th की मैथ है तो उम्मीद किया जाता है एक 10th के स्टूडेंट से कि उसे 20 तक पहाड़ा बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। 10 तक काम चलाने के लिए गुणा कर सकते हैं, लेकिन भाग अच्छी तरह आने के लिए 20 तक पहाड़े याद रहे। ओके, अब हम लोग इससे देखें तो अब 17 से दोबारा नहीं भाग होगा, तो नेक्स्ट अभाज्य पकड़ेंगे कौन सा, 19। 19 से देखा जाए, देखिए ये 19 का पहाड़ा देख रहे हैं, 19 दूना 38, और आप जानते हैं 5 और 7 19 तिया 57 और 23 खुद ही अभाज्य है तो 23 का भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 7429 का अभाज्य गुणनखंड आए वो क्या आया, 7429 के अभाज्य गुणनखंड है 17 गुणे 19 और गुणे 23। इस प्रकार हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त किए। इसी तरह से अन्य संख्याएं जो भी आए तो उनका आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए लेट अस सी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखा जाए। ओके, ये आप सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है ये। देखिए इसमें एचसीएफ पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, इसमें सब दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये दिया हुआ है कि आप ये दो संख्याएं जो दी हुई हैं उनका आप सबसे पहले एचसीएफ निकालिए, एलसीएम निकालिए। ठीक है, तो हम इसको गुणनखंड विधि से निकालेंगे। हालांकि एचसीएफ निकालने की एक और विधि है, भाग विधि, लेकिन हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम भी और एचसीएफ भी ओके भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग 26 और 91, उसके बाद 510 और 92, उसके बाद 336 और 54 इन पे देखेंगे और इसको वेरीफाई भी करेंगे। बाद में कह रहे हैं कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए निकाला जाए, हम लोग देखा जाए इसको। फर्स्ट पार्ट देखिए 26, पहले 26 के गुणनखंड आप लोगों ने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा है, गुणनखंड काट लेंगे जो कि आप देख रहे हैं कितना होगा, 2 गुणे 13, बड़ा आसान है। 91 का गुणनखंड क्या होगा, 7 गुणे 13। तो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम गुणनखंड विधि से निकालें। एचसीएफ देखा जाए, एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ देखिए आ रहा है कितना आएगा, दोनों का कॉमन नंबर, ये एचसीएफ होगा। गौर से समझ लीजिए, जो दोनों में कॉमन गुणनखंड हो, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है तो इनके कॉमन गुणनखंड जो होते हैं उनका गुणा, तो कॉमन गुणनखंड एक ही है 13, तो इसका एचसीएफ हो गया 13। एलसीएम का भी समझिए कैसे निकाला जाता है। एलसीएम एलसीएम में क्या है कि पहले कॉमन गुणनखंड मतलब एचसीएफ लिख लिया जाता है, उसके बाद देखते हैं कि फर्स्ट वाले में कौन सा फैक्टर बच रहा था, देख रहे हैं यहाँ 2, और फिर सेकंड वाले में कौन सा फैक्टर बच रहा था, 7। पहले कॉमन एलसीएम में कॉमन फैक्टर पहले लिख लेते, जो दोनों में है वो गुणनखंड लिख लेते हैं, और उसके बाद जो गुणनखंड बचते हैं बिना कॉमन वाले, पहले में भी और दूसरे में भी, वो लिख लिया जाता है, गुणा कर लिया जाता है। तो इस तरह से हमारा एलसीएम आ जाता है। आप देख सकते हैं कितना आएगा, ये 26 और गुणे 7, 7 छंग 42 और 7 दूना 14 और 4 कितना हुआ 18, 182। ठीक है, 182 आ गया एलसीएम और 13 आ गया इसका एचसीएफ। तो जो फर्स्ट पार्ट था कि एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, वो हम लोगों ने ज्ञात कर दिया। अब जांच करनी है, लिखा था ना जांच कीजिए कि इन संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। जिसकी जांच करनी है, किसकी जांच करनी है, पहले दो संख्याओं का गुणनफल निकालें। दो संख्याओं का, दोनों संख्याओं का गुणनफल या दो संख्याओं का गुणनफल एक ही बात है, दोनों संख्याओं का गुणनफल पहले निकाला जाए, संख्याओं का गुणनफल निकाला जाए। ठीक है, इनका गुणा करने के बाद गुणनफल में आप देख सकते हैं कि किसका किसका गुणा होगा, 26 और 91 का। ओके, चलिए गुणा कर लीजिए, 26 और 91 कितना आएगा,
26 और 91 गुणा करेंगे 6 2 9 6 54 और 9 दूना 18 5 23 6 6 3 2 2366। तो इनका गुणनफल आ गया 2366। ओके, अब एलसीएम और एचसीएफ का गुणा देख रहे हैं ना, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर आना चाहिए, तो सत्यापित होगा, जांच हो जाएगी एचसीएफ और एलसीएम। तो जरा एचसीएफ और एलसीएम की गुणा कर ली जाए। ओके, चलिए देख लिया जाए इसको भी। एचसीएफ कितना निकला है 13 और एलसीएम कितना है 182। चलिए गुणा कर लिया जाए, 13 दूना 26 का 6। ओके, और 13 का गुणा आप जानते हैं 8 में, 13 बट्टे याद रहना चाहिए, ठीक है ना। 13 बट्टे हो गया 104 और 2 106, हासिल 10 हो गया, और 13 कम 13 और 10 23, देख रहे हैं ना 2366। इसका मतलब हमें क्या पता चला, जो जांच किया हम लोगों ने, तो उसमें ये आया कि जो दो संख्याओं का गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर है। तो हमें ये लिख देना चाहिए। अतः जो हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, एचसीएफ एलसीएम निकाला, उससे ये सिद्ध हुआ कि जो संख्याएं दी हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, इस उदाहरण से ये सिद्ध हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये सिद्ध हुआ, जांच हुई। तो अतः जो दो संख्याओं का गुणनफल है वो उन्हीं संख्याओं के, दो संख्याओं का गुणनफल, ये लिख देना चाहिए कि जो हमने रिजल्ट प्राप्त किया वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने यहां जांच कर लिया। ठीक है, तो इसी तरह से चलिए एक और क्वेश्चन कराते हैं, सेकंड पार्ट भी इसका कराते हैं, देखिए। और ठीक है, हम हर एक पार्ट करा दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को चाहिए कि समझ लिया आपने तो अपने आप करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हाँ कहीं दिक्कत आए तो आप जरूर देख लें इसको, समझ ले दोबारा, फिर इसको अपने आप ही करने का प्रयास करें। ठीक है, तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए देखिए, अगली संख्या, सेकेंड पार्ट में जो संख्याएं हमें अगली दी हुई हैं वो क्या दी हुई है, इसमें दी हुई है 510 और 92। ओके, 510 और 92, तो 510 का गुणनखंड पहले काट लीजिए ऐसे ही, 510 का गुणनखंड, ठीक है, 2 से कटेगा, 2 दूना 4 हो गया, ठीक, 2 पचे 10, 2 पचे 10, ठीक है, 2 से तो अब नहीं कटना है, 3 से कटेगा, ठीक है, 3 अठे 24 और 3 पचे 15, अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5 और 5 सते 35, अब 17 से कटेगा। तो इसका मतलब 510 का गुणनखंड आ गया। अब किसका निकालना है, 92 का। 92 का भी गुणनखंड काट लीजिए, 2 से काटेंगे इसे, 2 चौको 8 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, फिर 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, अब ये 23 से ही कटेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 510 का गुणनफल आया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और 92 का गुणनफल कितना आया, देख सकते हैं ये कि 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, अब अभी मैंने बताया था कि गुणनखंड विधि से एचसीएफ, और इससे पहले पार्ट में कि एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाल। सबसे पहले एचसीएफ जरा देखिए, दोनों का सिर्फ कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है, 2 है, यानी एचसीएफ 2 है। एलसीएम निकालने कहा था, पहले कॉमन लिख लीजिए, उसके बाद जो फर्स्ट में बच रहा है, फर्स्ट में क्या बच रहा है, 3 5 और 17, और सेकंड में क्या बच रहा है, 2 और 23। ठीक है, अब इनका गुणा करना है तो 2 3 5 और 17, ये जो शुरू में आप देख रहे हैं, इसका तो गुणनखंड कितना हो गया, ये 510 हो गया। गुणा करना है हमको, एलसीएम निकाल रहे हैं हम लोग, ये आप गुणा के लिए ट्रिक निकाल रहे हैं, और ये हो गया आपका 46। अब 510 का 46 में गुणा कर लिया जाए। ठीक है, 510 में 46 का गुणा किया जाए। ठीक है, देखिए 0 6 6 पचे 30, 0 4 एकम 4,
और 4 25 20 जोड़ दीजिए 0 6 4 3 2 ओके 23,460 ये एलसीएम आया। अब हम लोगों को क्या करना है, जांच करनी है। एलसीएम भी आ गया और एचसीएफ भी आ गया। अब जांच करनी है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। तो देखा जाए तो हम लोग क्या करें, इसकी जांच करते हैं। ठीक है, जांच करें। पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल जांच ऐसे लिख दीजिएगा। किसकी जांच करनी है, ऊपर दिया हुआ है। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ओके, देखा जाए, गुणनफल किया जाए। गुणनफल क्या आ जाएगा, 510 गुणे 92। चलिए 510 और 92 का गुणा किया जाए, कितना आता है लिख लिया जाए। 510 का 92 में गुणा करना है। 0 2 कम 2 2 25 10 0 और 9 से 0 हो गया, 9 कम 9 हो गया और 9 25 45। देखिए क्या आता है, 0 2 9 6 और 4 46,920 46,920 ये आया दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, अब इधर का तो हो गया, दो संख्याओं का गुणनफल हम लोगों ने निकाल लिया। इधर वाला हो गया ये दो संख्याओं का गुणनफल। अब एचसीएफ और एलसीएम का गुणा किया जाए, देखा जाए इतना आता है कि नहीं आता है। तो हमारा एचसीएफ कितना है, 2 और ये एग्जैक्टली इतना ही आना चाहिए, तो वेरीफाई हो जाएगा। अब हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई। देख लीजिए एचसीएफ कितना आया है, 2 और एलसीएम आया है 23,460। गुणा कर लीजिए, देखिए 2 से गुणा करिए, 2 0 2 छक्के 12 2 दूना 4 1 5 और 2 3 6 और 2 दूना 4 46,500 सॉरी 900 आएगा। 2 चौको 8 1 9 होगा इस जगह पे। चलिए 46,920 गुणा करके चेक कर लीजिए। 2 0 में 2 छक्के 12 के 2 2 2 चौको 8 1 9 और 2 3 6 2 दूना 4। तो क्या देखा हम लोगों ने कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, तो ये लिख देना चाहिए हम लोगों को कि जो हम लोगों ने प्राप्त किया उससे क्या स्पष्ट हुआ। अतः दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ उनके एचसीएफ उन्हीं संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ये सिद्ध हुआ। तो उम्मीद करें क्या आप लोग थर्ड पार्ट 336 और 54 का भी क्या कर सकते हैं। चलिए करके ये भी क्वेश्चन दिखा देते हैं। ओके, चलिए देखा जाए। तीन सौ छत्तीस और 54 थर्ड पार्ट में 336। तो पहले हम लोग 336 का क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। ओके, चलिए निकालते हैं। 336 का गुणनखंड 2 से कटेगा, 2 1 कम 2 छक्के 12 2 8 16 भाग भाई आना चाहिए मौखिक में। ओके, और उसके बाद 2 के बाद फिर 2 से कटेगा, 2 8 16 2 चौको 8 फिर 2 से कटेगा, 2 चौको 8 2 दूना 4 फिर से 2 कटना है, 2 दूना 4 2 कम 2 3 से कटेगा, 3 सते 21 अब ये 7 से। तो इसका मतलब 336 का गुणनखंड आ गया, क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 7 ये आया। उसके बाद 54 का गुणनखंड भी काट लिया जाए। 54 2 से भाग हो रहा है, 2 दूना 4 2 सते 14 3 से भाग 3 9 27 फिर 3 से 3 3 9 और ये 3 एकम 3। तो इसके गुणनखंड क्या है, 54 के क्या गुणनखंड है देख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कितनी बार है, 3 बार है। ठीक है, अब उसी तरह से ये गुणनखंड विधि से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं। किसी एक अगर आप लोगों को अन्य विधियां, वैसे इसमें कोर्स में तो ज्यादातर गुणनखंड विधि ही है। चलिए तो हम लोग क्या करें, अब इसका एचसीएफ निकालें। एचसीएफ में क्या बताया था कि दोनों का कॉमन फैक्टर 2 हो गया। यहाँ देखिए 3 है कॉमन, यस एक 3 हो गया, बस अब कॉमन फैक्टर नहीं है।
तो इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया 6। अब क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम में पहले तो ये कॉमन फैक्टर 2 इंटू 3 दोनों का कॉमन फैक्टर, उसके बाद इसमें जो बचा है क्या बचा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और जो इसमें बचा है इसमें क्या बचा है 3 इंटू 3। अब इन्हीं का मल्टीप्लाई कर लिया जाए। ओके, गुणा करिए तो देखिए कितना आता है 336, और उधर से बच रहा है 9। तो इसका मतलब गुणा कर लिया जाए। देख लीजिए ये हमने क्या किया, ट्रिक से किया कि ये जो गुणनखंड है वो पहले एक पास कर लिया, बाकी ये बच रहा है, और ये तो इसी के गुणनखंड है 336 के। देखिए 1 2 3 4 और 7 और 3, 1 2 3 4 7 और 3, क्योंकि हमको गुणा ना करना पड़े। देख रहे हैं ना वही गुणनखंड है, तो ये तो गुणा 336 वैसे ही ऊपर कटा हुआ, तो इसका तो 336 आ गया, और 3 गुणे 3 बच रहा है। अब देखिए 9 6 के 54, 9 3 27 और 5 32, 3 और 9 3 27 3 30, ये आ गया इसका एलसीएम। अब जांच करनी है कि इनफैक्ट कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम के बराबर आ भी रहा है कि नहीं, जैसे हमने दो पार्ट में जांच किया है। ओके, तो अब जांच किया जाए, ओके, हम थोड़ा सा ये रफ करेंगे। देखिए जांच किया जाए, एलसीएम है एचसीएफ है, जांच करें, पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल करें। दोनों संख्याओं का गुणनफल एकदम उसी तरह का क्वेश्चन है, संख्याओं का गुणनफल। चलिए देखिए क्या है 336 गुणे 54, पहले गुणा कर लिया जाए 336 का 54 में, तो देखिए कितना आता है 4 6 24, 4 3 12 2 14, 4 3 12 1 13, ओके, 5 6 30, 5 3 15, 3 18, 5 3 15 1 16, 4 4 8 3 11, 8 और 1 18,144, 18,144। अब क्या है जांच में क्या निकालना है एचसीएफ इंटू एलसीएम, यहीं पे गुणा कर लेते हैं। चलिए एचसीएफ और एलसीएम का पुनः हम लोग एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई कर लें। एलसीएम 3024 है और एलसीएम है, चलिए एचसीएफ हमने पहले लिखा तो एचसीएफ लिख दे रहे हैं पहले। ओके, एचसीएफ कितना है 6 और गुणे एलसीएम है 3024। चलिए गुणा किया जाए, 6 चौको 24 की 4, 6 दूना 12 2 14, और 0 नहीं एक आएगा, हासिल है, हासिल एक था ना 0 और एक आएगा हासिल का, और 6 3 18, देख लीजिए 18,144, खुद चेक कर लीजिए। तो इसका मतलब हम लोगों ने ये इस क्वेश्चन में इस पार्ट में सिद्ध कर लिया कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अतः आप लिख देंगे वही भाषा, अतः यही पूरी भाषा आप लिख देंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, इसके बाद ठीक है ना, कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। इस बात की हम लोगों ने जांच कर लिया, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, थर्ड क्वेश्चन। देखिए यहां फिर से कहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, देख रहे हैं ना इसमें लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए इसमें क्या दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बस अंतर ये कि जो अभी भी क्वेश्चन हम लोग करके आए हैं उसमें दो संख्याएं थी, यहाँ क्या है 3 संख्याएं हैं, तो इसमें जो थोड़ा सा अलग आएगा वो हम बता देंगे। तो चलिए गुणनखंड तो काटना ही काटना है, तो पहले फर्स्ट पार्ट तीसरे का देखा जाए। पहले 12 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 का गुणनखंड 3 गुणे 5, और
21 का गुणनखंड 3 गुणे 7। ये गुणनखंड विधि से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम अभी देखा था दो संख्याओं में भी कि एचसीएफ वो संख्या होती है जो कॉमन 2 में या 3 में, यहाँ 3 हो गया, जो कॉमन गुणनखंड होते हैं, एक हो या ज्यादा हो। अब एलसीएम, एलसीएम देखिए, एलसीएम में पहले कॉमन एचसीएफ लिख लिया जाता है, उसके बाद देखिए इसमें क्या बचा है, 2 और 2, इसमें क्या बचा है 5 और इसमें क्या बचा है 7। दोनों में कॉमन नहीं है, जैसे पहले दूसरे में देखिए कोई कॉमन नहीं है, दूसरे और तीसरे में कोई कॉमन नहीं है, और पहले और तीसरे में कोई कॉमन नहीं है, ये भी ध्यान रखना होता है। यहाँ नहीं था तो उस पे नियम पे हमने जोर नहीं दिया। पहले तीनों का कॉमन वो लिख लिया यहाँ, उसके बाद देखते हैं पहले और दूसरे का कॉमन जो कि नहीं है, दूसरे और तीसरे का कॉमन नहीं है, और पहले और तीसरे का कॉमन भी नहीं है, अतः वही रूल लग गया जो दो संख्याओं वाला था। अब इनका गुणा कर दिया जाए, देखिए 5 को 20 और 20 तिहाई 60 और 60 में ये 420 आ गया। ओके, तो ये आ गया एलसीएम और एचसीएफ आया 3। बस इतना ही करना था गुणनखंड विधि से। ओके, एग्जैक्टली इसी तरह से अब आप अगर नेक्स्ट क्वेश्चंस को सेकंड पार्ट हम जरूर डिस्कस करेंगे, इसमें है नहीं, गुणनखंड ही नहीं है ज्यादा। देखते हैं कि जनरली हम एक गुणनखंड लिखते नहीं है एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करते समय, वैसे तो एक सभी का गुणनखंड होता है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट इसलिए डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर तीनों की तीनों संख्याएं जिसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है ये अभाज्य संख्या है। कोई भी दो संख्याएं अभाज्य हो, 3 संख्याएं अभाज्य हो, 4 संख्याओं का समूह अभाज्य का दिया हो, सबका एचसीएफ एक होता है। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ ही एक होता है। ओके, सभी अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ एक और एलसीएम उनके गुणनफल के बराबर होता है। सो इजी। ओके, तो इसमें अगर आप देखें सेकेंड पार्ट में तो पहली संख्या 17 है जो कि 1 गुणे 17 लिख सकते हैं, लेकिन 17 भी लिखे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। 23 है, दूसरी संख्या कितनी है 23 है, तो 23 भी क्या हो गई 1 गुणे 23, और उसके बाद 29 भी अभाज्य संख्या है 1 गुणे 29। ठीक है, 1 गुणे 29, तो इनका एचसीएफ 1 होगा। एलसीएम 17 गुणे 23 और गुणे 29 के बराबर होगा। तो हम कहेंगे स्टूडेंट से कि आप लोग इसको गुणा कर लीजिएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और 8, 9 और 25 तो सो इजी, बहुत आसान है। इसका बेटा आप लोग सब लोग विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट गुणा कर लीजिएगा इसको। समय ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को गुणा नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बता दें 8, 9 और 25 का। ओके, उसके बाद अभी मैंने एक बात और बताई थी कि अगर अभाज्य संख्याएं 2 हो या 3 हो 4 हो, जितनी भी हो, सभी अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है और एलसीएम उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये थोड़ा बात ध्यान रखिएगा। अब हम बता रहे हैं थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है। थर्ड पार्ट में 8 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 का गुणनखंड 3 गुणे 3 और 25 का गुणनखंड 5 गुणे 5। ठीक है, यहां भी आप देखें तो हमको एक जोड़ना पड़ेगा, ना एक लिखें तो भी, अगर कोई कॉमन ना हो। इस तरह से अगर हम एक गुणनखंड ना लिखें और तो भी अगर कहा जाए कि इसमें क्या कोई एचसीएफ है, तो निश्चित है ये नहीं कि एचसीएफ 0 नहीं हो जाएगा कॉमन ना हो तो। नहीं, एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो एचसीएफ इज ऑलवेज 1, एचसीएफ हमेशा 1 होगा। तो इसका एचसीएफ कितना होगा ये देखिए, हम लोग एचसीएफ लिख लें। एचसीएफ ठीक है, कितना हो गया, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो एचसीएफ 1 हो गया। जहां एचसीएफ 1 होता है ना तो ये को प्राइम कहलाती है ऐसी संख्या है। प्राइम तो ये नंबर नहीं है, देखिए 8 प्राइम नहीं है, 9 प्राइम नहीं है, 25 प्राइम नहीं है, लेकिन को प्राइम है जिनका एचसीएफ 1 है। ठीक है, चलिए अब इनके एलसीएम में क्या करेंगे, देखिए कॉमन फैक्टर तो है नहीं, लेकिन तीनों में कॉमन नहीं है तो 1 हो गया। चलिए 1 लिख दें, एचसीएफ लिखते हैं। उसके बाद दो पहले और दूसरे में भी देखिए कॉमन नहीं है, दूसरे और तीसरे में भी कोई कॉमन नहीं है, और पहले और तीसरे में इसमें कोई कॉमन नहीं है।
इस वाले में कोई कॉमन नहीं है, और इस वाले में भी कोई कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम इन्हीं का मल्टीप्लाई हो जाएगा। को प्राइम नंबर्स के भी एलसीएम उन्हीं के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, मतलब 8, 9 और 25 डायरेक्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, देख लिए पहले दूसरे में कॉमन नहीं है, दूसरे तीसरे में नहीं है, पहले तीसरे में, तो इसका मतलब इन्हीं संख्याओं के गुणनफल के बराबर एलसीएम हो जाएगा। इसका आप लोग गुणा कर लीजिएगा। चलिए 8 9 72 गुणी 25, ठीक है, तो ये 1800 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया। ओके, चलिए आज का एक प्रश्न और देखा जाए। ठीक है, ये एचसीएफ बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। जो हम लोगों ने वेरीफाई भी किया था इस चीज को, इम्पॉर्टेंट है ये सबसे ज्यादा पेपर में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्वेश्चन है क्या, कह रहे हैं कि 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, यानी ये दो संख्याएं हैं और इनका एचसीएफ कितना है, 9 है। तो कह रहे इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, दो संख्याएं 306 और 657 है, देख लीजिए। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 9 दिया है और इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभी सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों ने ये वेरीफाई किया था कि एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई दो संख्याओं या दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर था। संख्याओं के का गुणनफल बराबर होता है। ठीक, चलिए ऐसे लिख दिया जाए, बराबर होता है। एचसीएफ कितना दिया है, 9। एलसीएम हम लोगों को ज्ञात करना है इन्हीं दोनों संख्याओं का, और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, 306 और 657। इसका मतलब आप साफ साफ देख सकते हैं कि एलसीएम इज इक्वल टू 306 गुणे 657 बटे कितना हो जाएगा, ये 9 कहाँ चला जाएगा, भाग में। अब किसी एक को काट लीजिए। ठीक है, तो अगर हम इसको काटें तो 9 9 3 27 और 9 चौको 36, तो 657 को गुणा कर लीजिए किससे, 34 से, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, 2 22, 4 छके 24, 2 26, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 2 17 और 3 छक 18, 1 19, 8 3 7 6 13, 9 2 11, 1 12 और यहाँ 2 22,338। ये हम लोगों का एलसीएम आया। इसलिए जो एलसीएम आया, किसका एलसीएम, इन्हीं दोनों संख्याओं का 306 कामा 657, वो आ गया 22,338। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में जो उन्होंने जांच किया था उसी पर आधारित क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास अच्छी तरह समझ में आई होगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, पसंद आए क्लास तो लाइक करिए। ओके, फिर हम इसके आगे की प्रॉब्लम लेके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय।